वास्को डी गामा, ये एक ऐसा नाम है जो हम सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। लेकिन इस एक नाम के पीछे छिपी है एक ऐसी समुद्री यात्रा की कहानी जिसने दुनिया का नक्शा, व्यापार और तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से सवाल से। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं। सवाल यह है कि भारत की खोज किसने की? हम सबने स्कूलों में यही पढ़ा है ना? जवाब वास्को डी गामा। लेकिन क्या यह जवाब सही है? सच तो यह है कि यह सवाल ही अपने आप में गलत है। अरे भारत कोई खोया हुआ खजाना नहीं था जिसे किसी ने अचानक से ढूंढ निकाला हो। यहां तो इंडस वैली जैसी महान सभ्यताएं हजारों साल से मौजूद थीं और पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रही थीं। तो फिर सवाल उठता है कि असली खोज थी क्या? असल खोज थी एक समुद्री रास्ते की। जी हां, एक सीधा समुद्री रास्ता यूरोप से भारत तक। एक ऐसा रास्ता जो जमीन के सारे बिचौलियों को बाईपास कर दे। और यही वो खोज थी जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। लेकिन इतनी क्या मजबूरी थी? मतलब अपनी जान दांव पर लगाकर एक नया रास्ता खोजने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब एक ही शब्द में है, मसाले। उस जमाने में यूरोप में भारतीय मसालों का जुनून था, खासकर काली मिर्च का। और ये मसाले कोई मामूली चीज नहीं थे। इनकी कीमत सोने के बराबर थी। जी हां, सोने के बराबर। सोचकर ये अजीब लगता है ना? और इनका काम सिर्फ खाने में स्वाद डालना नहीं था, बल्कि ये मांस को सड़ने से भी बचाते थे। एक तरह से उस जमाने के प्रिजर्वेटिव थे। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी पुराने ट्रेड रूट में। देखिए, मसाला भारत से चलता था, फिर उसे अरब व्यापारी खरीदते थे, फिर वो जाता था ऑटोमन साम्राज्य के पास, और आखिर में वेनिस के सौदागर उसे यूरोप पहुंचाते थे। अब जरा सोचिए, इतने सारे लोगों के हाथ से गुजरने के बाद उसकी कीमत आसमान छू लेती होगी। बस इसीलिए यूरोप को एक डायरेक्ट रूट की तलाश थी। और इसी तलाश ने जन्म दिया इतिहास की सबसे खतरनाक समुद्री यात्राओं में से एक को। साल था 1497। लिस्बन, पुर्तगाल से 4 जहाज और 170 लोग निकलते हैं वास्को डी गामा की अगुवाई में। उनका सफर आसान नहीं था। उन्होंने पूरे अफ्रीका का चक्कर काटा, खतरनाक केप ऑफ गुड होप को पार किया, और फिर महीनों की मशक्कत के बाद 20 मई 1498 को वो आखिरकार भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। लेकिन इस कामयाबी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये जो आंकड़े हैं ये उस कीमत को बताते हैं। निकले थे 170 लोग, वापस लौटे सिर्फ 54। 4 जहाज गए थे, बचे सिर्फ 2। बाकी सब समंदर की लहरों में समा गए। स्कर्वी जैसी भयानक बीमारी और तूफानों ने आधे से ज्यादा क्रू को खत्म कर दिया था। और यहाँ एक ऐसी बात है जो इतिहास की किताबों में अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। वास्को डी गामा ने यह सफर अकेले पूरा नहीं किया था। अफ्रीका के तट पर उनकी मुलाकात हुई एक गुजराती नाविक अब्दुल मजीद से। वो मॉनसूनी हवाओं के एक्सपर्ट थे और उन्हीं के ज्ञान और मदद से डी गामा का बेड़ा हिंद महासागर पार कर पाया। सच तो यह है कि अब्दुल मजीद के बिना यह मिशन शायद कभी कामयाब ही नहीं होता। खैर, जैसे तैसे वो भारत तो पहुंच गए, और यहां पहुंचने के बाद जो हुआ उसने आने वाली कई सदियों के लिए दुनिया की सियासत और तिजारत की शक्ल ही बदल दी। उनकी पहली मुलाकात कालीकट के राजा जमोरिन से हुई, और ये मुलाकात थोड़ी अजीब थी। वास्को डी गामा अपने साथ तोहफे में कुछ कपड़े और चीनी जैसी मामूली चीजें ले गया था। अब भारत जैसी अमीर जगह के राजा के लिए ये क्या था? कहते हैं कि जमोरिन के अधिकारियों ने इन तोहफों का मजाक तक उड़ाया था। तोहफों का तो जो हुआ सो हुआ। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब डी गामा मसालों से लदे अपने बचे खुचे जहाज़ों के साथ वापस पुर्तगाल पहुंचा। जो मुनाफा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जानते हैं कितना? पूरी यात्रा पर जितना खर्चा आया था उसका 60 गुना। जी हां, 60 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट। और बस यही वो एक नंबर था, 60x, जिसने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश सबकी आंखों में सोने के सिक्के चमकने लगे। पूरब की तरफ एक होड़ सी लग गई। एक गोल्ड रश या कहिए एक स्पाइस रश शुरू हो गया। पुर्तगालियों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गवर्नर्स को भेजा। पहले आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब जमीन पर कब्जा मत करो, बस समंदर पर कब्जा करो, क्योंकि अगर समंदर तुम्हारा है तो व्यापार भी तुम्हारा है।
लेकिन उनके बाद आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। वो असली संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ये पॉलिसी बदल दी। उन्होंने कहा नहीं, हमें जमीन भी चाहिए, और 1510 में उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। तो अब सवाल यह है कि पुर्तगालियों का भारत पर क्या असर पड़ा, उनकी विरासत कैसी थी? ये एक मिक्स्ड बैग था, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर शायद हैरानी हो। आज हम जो आलू, टमाटर, हरी मिर्च, काजू, अनानास खाते हैं, ये सब भारत में पुर्तगालियों की ही देन है। सोचिए जरा, इनके बिना हमारा खाना कैसा होता। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी 1556 में गोवा में इन्होंने ही लगाई थी। लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है कि अगर ये सबसे पहले आए थे तो पूरे भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं। पहली, वो धार्मिक तौर पर बहुत कट्टर थे, जिससे लोकल लोग उनसे नाराज रहते थे। दूसरी, उनकी छवि बहुत खराब थी, पायरेसी और लूटपाट की वजह से। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, उनका ध्यान धीरे धीरे भारत से हटकर ब्राजील पर चला गया, जो उनके लिए सोने की नई खान बन गया था। तो कुल मिलाकर देखें तो इस एक यात्रा के दो बहुत बड़े नतीजे निकले। पहला, इसने मसालों के ट्रेड पर अरब व्यापारियों की सदियों पुरानी मोनोपोली को तोड़ दिया, और दूसरा, इसने भारत में यूरोपीय कॉलोनियल एरा यानी औपनिवेशिक युग की शुरुआत कर दी। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, ये जो दरवाज़ा खुला था, वो व्यापार और तरक्की का था, या फिर गुलामी और शोषण की एक लंबी अंधेरी रात की शुरुआत थी? शायद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच कहीं है।